आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत क्षरण, अम्लीय वर्षा और इसका मानव समुदाय और कृषि पर प्रभाव। इसके साथ साथ देखेंगे भिन्न भिन्न प्रकार के जो पर्यावरण से संबंधित कानून बने हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जलवायु परिवर्तन जो है, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, अम्लीय वर्षा और मानव समुदाय और कृषि पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा है, ये पर्यावरण मुद्दे हैं जिन्होंने हाल के दशकों में महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। इन घटनाओं में जटिल अंतर संबंध और परिणाम है जो दुनिया में भर में फैले हुए हैं, जो मानव परिस्थिति तंत्र, अर्थव्यवस्था और मानव कल्याण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। तो जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य तापमान, वर्षा पैटर्न, वर्षा पद्धति और अन्य जलवायु चर में दीर्घकालिक बदलावों से है, जबकि ग्लोबल वार्मिंग विशेष रूप से मानव गतिविधियों, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन गैस CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O जैसे ग्रीन हाउस गैसें के उत्सर्जन के कारण पृथ्वी की औसत सतह के तापमान में वृद्धि से संबंधित है। मतलब जलवायु परिवर्तन ये है कि दीर्घकालिक जो मौसम रहता है उसमें जब परिवर्तन होता है तो उसको जलवायु परिवर्तन कहा जाएगा। और ग्लोबल वार्मिंग जो पृथ्वी का जो भूपरपटी है, जो पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है जहाँ मनुष्य निवास करता है, यहाँ पर जब इसका तापमान बढ़ जाता है, और तापमान क्यों बढ़ता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वृद्धि हो जाता है, मीथेन गैस की वृद्धि हो जाता है, कार्बन ऑक्साइड क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, जिसके कारण से औसत सतह का जो पृथ्वी का जो सतह है वो क्या हो जाता है, उसका तापमान बढ़ जाता है। जैसे गैस वायुमंडल में गर्मी को फंसाती है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्रह का गर्म होना होता है। मतलब जो पृथ्वी जो ग्रह है क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो अब देखते हैं इसका कारण क्या है। इसके कारण की जब चर्चा करते हैं, ऊर्जा उत्पादन, परिवहन, औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए जीवाश्म ईंधन का जलन। मतलब ऊर्जा का उत्पादन हम करते हैं, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के पेट्रोल जलाते हैं, आपका कोयला जलाते हैं, तो उससे जो क्या होता है, परिवहन करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, औद्योगिक उत्पादन करते हैं, उससे क्या करते हैं, हम जीवाश्म को जलाते हैं, ईंधन को जलाते हैं, जिससे क्या होता है, प्रदूषण होता है। हम वन की कटाई करते हैं और भूमि उपयोग में परिवर्तन लाते हैं, जो CO2 को अवशोषित करने की पृथ्वी की क्षमता को कम कर देता है। भाई जब वन ही नहीं रहेगा तो CO2 को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को कौन अवशोषित करेगा। पशुधन खेती और चावल की खेती सहित कृषि पद्धतियों जो मीथेन का उत्पादन करती है। मतलब हम क्या करते हैं, चावल की खेती करते हैं, ये क्या करता है, मीथेन का उत्पादन करता है। पशु खेती करते हैं, पशुधन खेती करते हैं, मतलब घास फूस वगैरह, इससे भी क्या होता है, मीथेन का उत्पादन होता है, जिससे क्या होता है, जो वायु को या पृथ्वी सतह को गर्म करने वाली जो तत्व हैं उनका वृद्धि होता है। सीमेंट उत्पादन करते हैं, प्रशीतन जैसी औद्योगिक प्रक्रियाएं जो शीतलक जो का काम करते हैं, जैसे एयर कंडीशन होता है, या बर्फ़ वगैरह से, जैसे हम क्या करते हैं, आइसक्रीम वगैरह सुखाने का बर्फ़ रहता है और ठंडा करने का बर्फ़ रहता है, उसी को कहा जाता है प्रतिशत। तो प्रशीतन जैसी औद्योगिक प्रक्रियाएं GHG जारी करती है। ये क्या करती है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है। तो मैं थोड़ा सा जलवायु परिवर्तन को समझा दूं। जैसे मान के चलिए आप जलवायु परिवर्तन में, जैसे कि आप होली के बाद, यदि अगर आप मानते हैं 15 मार्च से लेकर के 15 जून तक क्या होता है, आपका गर्मी का दिन है। इस 15 जून के बाद क्या हो जाता है, लगभग 15 जून के बाद बारिश प्रारंभ हो जाता है। लेकिन अभी वर्तमान में देखिएगा, जो बारिश है वो आपको अगस्त, पूरा का पूरा सावन सूखा चला जाता है, सावन के बाद आपका बारिश होता है। तो क्या हो गया, इसमें 1-2 महीने का लेट हो गया पूरा का पूरा मौसम। तो ये दीर्घकालिक परिवर्तन है। ये कब से, लगभग 10 साल 20 साल से इसी प्रकार से, कभी 5 दिन लेट हो गया मौसम, 1 साल बाद देखेंगे फिर 7-8 दिन लेट हो गया, बहुत लेट हो गया, कभी कभी एक महीने लेट हो जाता है। तो धीरे धीरे अब देखेंगे तो जलवायु में पूरा का पूरा परिवर्तन हो चुका है। अब जो बरसात है वो 1 महीने लेट आता है, मतलब मानसून 1 महीने लेट आता है। तो इसीलिए देखिए गर्मी भी लेट से पड़ता है, ठंड भी लेट से पड़ता है। तो इसी को कहा जाता है जलवायु परिवर्तन। आगे आता है, ये तो कारण है, इसका प्रभाव क्या क्या है। तो बढ़ते तापमान के कारण अधिक बार और गंभीर गर्मी का लहर चलता है। सूखे और बाढ़ में वृद्धि होती है, और वर्षा पद्धति में बदलाव के कारण से क्या होता है, सूखा और बाढ़ आता है।
ध्रुवीय बर्फ की टोपियां और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र के जल स्तर बढ़ रहा है। जो जो आपका ध्रुवीय पोल है, ये आपका जो पृथ्वी का जो पोल मिलेगा, यहाँ पर जो बर्फ़ जमा हुआ है अंटार्कटिका में, तो वहाँ की जो ग्लेशियर है, जो पृथ्वी जहाँ पर बर्फ़ जमा हुआ है, वो क्या हो रहा है, वो बर्फ़ गर्मी के कारण से पिघल रहा है, जिससे समुद्र का जल स्तर है वो क्या आ रहा है, बढ़ रहा है। पारिस्थितिक तंत्र में व्यवधान होता है और जैव विविधता का नुकसान होता है। पारिस्थितिक तंत्र में डिस्टरबेंस होता है, जिसके कारण से और जैव विविधता का नुकसान होता है, ये इसका प्रभाव है। और कृषि, जल संसाधन, मानव स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव इसके कारण से दिखाई देता है। अब इसका देखते हैं, इस चित्र के माध्यम से समझिएगा। ये आपका ग्लोबल वार्मिंग का चित्र है, मतलब हरित ग्रीन ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ये देखिए कि ये हम भिन्न भिन्न प्रकार के हम क्रिया करते हैं, जिसके कारण से जो बर्फ़ है पिघलता है, जिससे कि जो समुद्र का जो तल है, इसमें क्या हो जाता है, पानी का वृद्धि हो जाता है। ये मतलब जो ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का जल स्तर क्या होता है, बढ़ता है। तो जलवायु परिवर्तन ये इस प्रकार से हम काम करते हैं, आवास बनाते हैं, बांध बनाते हैं, जल का जो स्वभाव है उसको बांध वगैरह बना के उसको डिस्टर्ब करते हैं, जल का प्रयोग करते हैं, भूमिगत जल में ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो इस कारण से भिन्न भिन्न प्रकार के प्रॉब्लम इसमें आता है। नदी का जल सूख जाएगा, बर्फीले पहाड़ पिघलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक पावर से क्या होगा, प्रदूषण होगा, बाढ़ आएगा, कृषि में परिवर्तन आएगा, सूखा आएगा। तो इस प्रकार से आपको ऐसा चित्र बना करके आप समझा सकते हैं। अब इसका समाधान क्या है, समाधान भी खोजना है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का संक्रमण करना चाहिए, इसको बढ़ावा देना चाहिए। आपको पता है सौर ऊर्जा कहाँ से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। सोलर पैनल आप लगा दीजिए, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। धूप आएगा, उसमें बिजली का उत्पादन होगा, उसके बाद फिर आप उसको बिजली को आप क्या कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। वैसे ही पवन विद्युत होता है, जल विद्युत होता है, इससे किसी प्रकार का जो पर्यावरण है उसको नुकसान नहीं होता है। तो इनका हमको क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। जबकि जो अनवीनीकरणीय ऊर्जा है, अनवीनीकरण ऊर्जा को किसको कहा जाएगा, जैसे कोयला होता है। कोयला एक बार आप प्राप्त करते हो तो उसको जलाते हो तो वो नष्ट हो जाता है और प्रदूषण भी करता है, और वो उससे क्या हो रहा है, प्रकृति को भी नुकसान हो रहा है। पेट्रोल देखिए, पेट्रोल जल जाता है, जलने के बाद वो समाप्त हो जाता है और उससे ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान करता है। आगे है इमारतों, परिवहन और उद्योग में ऊर्जा दक्षता में सुधार। इमारतों बनाने में, परिवहन में उद्योग लगाते हैं, इसमें यदि अगर हम सुधार करेंगे तो इससे क्या होगा, समाधान होगा। कार्बन का पृथक्करण करने को बढ़ावा देने के लिए वनीकरणीय और वनरोपण किया जाए। बार बार हमको क्या करना चाहिए, पौधे लगाना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए, जो पेड़ वगैरह है उसको लगा करके वन को बढ़ावा देना चाहिए। उत्सर्जन में कमी को प्रोत्साहन करने के लिए कार्बन मूल्य निर्धारित तंत्र का लागू करना चाहिए। जो कार्बन निर्धारण के लिए जो परिस्थिति है वो परिस्थिति लागू करना चाहिए। वैश्विक तापमान को सीमित करने के लिए पेरिस समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व समझौता करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समझौता व सहयोग करना चाहिए कि भाई ये आप पैसे वाले देश हैं तो आप कम इसका लिमिट में रह करके आप इसका उत्पादन कीजिए, या फैक्ट्री वगैरह कम लगाइए, ऐसा करके आप समझौता कर सकते हैं। आगे आता है ओजोन परत का ह्रास। तो ओजोन परत का ह्रास जो है, जो आपका जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर में आपका वायुमंडल है, उसके ऊपर में और आपको क्या मिलेगा, ओजोन परत मिलेगा। तो उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ओजोन परत में समताप मंडल का एक क्षेत्र है। ओजोन परत क्या है, समताप मंडल का एक क्षेत्र है, जिसमें ओजोन के कण होते हैं, O3। ओजोन को क्या कहा जाता है, O3 कहा जाता है। अणुओं की उच्च सांद्रता होती है। यह सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरण को क्या कहा जाता है, यूवी कहा जाता है। मतलब यूवी का मतलब है हार्मफुल, अल्ट्रावायलेट जो किरणें आती हैं, ये क्या करता है, इसको अवशोषित कर लेता है। कौन अवशोषित करता है, ओजोन परत। ये जो ओजोन परत है, जो यूवी किरणें जो आती है, उसको जो सूर्य के प्रकाश से जो आती है उसको ये क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। वो उसको पूरे नीचे तक या पृथ्वी तक आने के लिए नहीं देता है। ओजोन परत ह्रास इस सुरक्षात्मक परत के पतले होने को संदर्भित करता है, जो मुख्य रूप से वायुमंडल में ओजोन क्षयकारी पदार्थों के निकलने से होता है। जो ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले हम क्या कर रहे हैं, वैसे उत्सर्जन कर रहे हैं, उन गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अब इसका कारण क्या है ओजोन परत ह्रास का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका जो स्पंज बनाने का कारखाना होता है, चमड़े उद्योग का कारखाना होता है,
एयर कंडीशन होता है तो इससे क्या होता है CFC गैस निकलता है। हेलोन गैस होता है। अन्य ODS जो रेफ्रिजरेशन या जो शीतलक मशीन होते हैं, एयर कंडीशन होते हैं, एरोसोल प्रणोदक में उपयोग किए जाते हैं। जो सोल वगैरह बनाने का आता है, गद्दा वगैरह बनाने का आता है, इससे भी क्या होता है, इस फैक्ट्री से भी CFC गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। औद्योगिक प्रक्रियाएं और ODS युक्त वोल्ट्रेस, मतलब ये आपका औद्योगिक प्रक्रियाएं हैं, उनसे भी क्या होता है, ये हानिकारक गैस वगैरह, हानिकारक पदार्थ वगैरह निकलते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से क्लोरीन और ब्रोमीन यौगिक निकलते हैं, जो ये क्या करता है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ज़्यादातर हम देखेंगे ये CFC गैस और आपका हेलोन, और ये जब गैस निकलता है तो इसी गैस से ओजोन परत का ह्रास है होता है, और ये औद्योगिक प्रक्रियाएं ज़्यादा होती है जिसके कारण से ये होता है। तो ओजोन लेयर देखिए, ये सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश आपका, ये पृथ्वी है। पृथ्वी से हम क्या निकाल रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकाल रहे हैं, हाइड्रोकार्बन निकाल रहे हैं। अब ये जो है आपका, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये जो ओजोन परत जो बना हुआ है, इस ओजोन परत को क्या कर रहा है, नुकसान कर रहा है। अब ये सूर्य का प्रकाश क्या करता है, सूर्य का प्रकाश UV किरणें भेजता है। UV किरण जो भेजता है, पराबैंगनी किरण, ये पराबैंगनी किरण को ये अवशोषित कर लेता है, लेकिन जब ये छेद हो जाएगा तो ये जो पराबैंगनी किरण है सीधे कहाँ तक जाएगा, पृथ्वी तक जाएगा, और जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और तापमान में बड़ा भयंकर वृद्धि करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। तो अब इसका प्रभाव क्या क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली UV किरणें, मतलब अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, ये विकिरण में वृद्धि करते हैं, जिससे मनुष्य की त्वचा में बीमारी होता है, कैंसर होता है, मोतियाबिंद होता है, अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की दर जो है बढ़ जाती है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को हानि होता है, जिससे प्लांकटन और प्रवाल भित्तियों को नुकसान होता है। जो समुद्र में जो प्रवाल भित्तियाँ होती है, जो फाइटोप्लांकटन होते हैं, इसको क्या होता है, नुकसान होता है। फसल की पैदावार कमी होती है। स्थलीय परिस्थिति के तंत्र पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। जानवरों की प्रतिरक्षा प्रणाली में व्यवधान होता है। जो जानवर, जैसे कि कोई जानवर को देखिए चोट लग जाता है तो ऑटोमेटिक वो अपने आप को ठीक कर लेते हैं, लेकिन इस किरण के यदि अगर प्रभाव होगा, ऐसा यदि अगर होगा, तो इससे क्या होगा, तो जानवरों की प्रतिरक्षा जो प्रणाली है वो अब जल्दी से अपने आप को रिकवर, अपने आप को ठीक नहीं कर पाएंगे, जिससे भी उनको बीमारी होगा और जनसंख्या में क्या हो जाएगा, गिरावट हो जाएगा, जिससे वो जो प्रजाति है वो नुकसान हो सकता है। आगे आता है, अब इसको समाधान कैसे करो भाई। समाधान करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते के माध्यम से ODS के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था कि आपको कम इसका उत्पादन करना चाहिए। मतलब जो गैस है, जो क्या करते हैं, इसको ओजोन परत को जो नुकसान करने वाली गैस है, इसका उत्पादन कम किया जाए, ऐसा समझौता हुआ था। उद्योग और उपभोक्ता उत्पादनों में ओजोन के अनुकूलन विकल्पों का विकास और अपनाना चाहिए, और ODS के अवैध उत्पादन और व्यापार को रोकने के लिए नियमों का अनुपालन करना चाहिए, निगरानी करना चाहिए, प्रवर्तन करना चाहिए। लोगों को ओजोन परत की सुरक्षा के महत्व के बारे में बताना चाहिए। शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता अभियान करना चाहिए, जिससे वो AC का कम प्रयोग करें, रेफ्रिजरेटर का कम प्रयोग करें, जिससे इस प्रकार के हानिकारक गैस जो है कम निकले। आगे आता है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा देखते हैं तो अम्लीय वर्षा हिमपात या कोहरा जैसी वर्षा का एक प्रकार है, जो वायुमंडल में प्रदूषकों की उपस्थिति के कारण सामान्य से काफ़ी अधिक अम्लीय होता है। यह मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण से होता है। जो पृथ्वी से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो उत्सर्जन होता है, जो वायुमंडल में जल वाष्प और अन्य रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। अब ये क्या करता है, इसको समझने का प्रयास करना। ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया और नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ये दोनों जो है ये बादल के साथ, जल वाष्प के साथ मिल जाते हैं, और उसके बाद फिर ये प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाते हैं, जो क्या करता है, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब इसका कारण देख लेते हैं। बिजली संयंत्रों, कारखानों और वाहनों में जीवाश्म ईंधन, विशेष रूप से कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस के दहन से ये जो
गैस है वो निकलता है। औद्योगिक प्रक्रियाएं जैसे धातु गलाने का, शोधन करने का, सल्फर और नाइट्रोजन यौगिक का उत्सर्जन से भी इसका रिसाव होता है। कृषि गतिविधियों जैसे उर्वरकों का उपयोग और पशुधन खेती शामिल है। अमोनिया और अन्य नाइट्रोजन यौगिक को छोड़ती है, जिसके कारण से ये भी क्या है, उत्तरदायी है। तो इस प्रकार से इस चित्र के माध्यम से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपका ईंधन या कल कारखाना है, ये कल कारखाना है और ये क्या है, आपका वाहन है। अब इससे क्या होता है, ये आपको क्या कर रहा है, चिमनी के माध्यम से सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड दे रहा है, ये भी। अब ये क्या हो गया, ये जल वाष्प के साथ मिला, ये दोनों का मिलन हुआ, ये प्रदूषित वाला है और ये जल वाष्प है। अब ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं और फिर ये बादल के रूप में कहीं पर जाएंगे और ये क्या करेंगे, बारिश होगा। और इस बारिश का जो, जब ये बारिश होगा तो इसमें अम्ल वर्षा, तो उसमें जो अम्लीयता का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण से इसको क्या कहा जाता है, अम्ल वर्षा कहा जाता है। और उससे क्या होता है, पेड़ वगैरह नष्ट होगा, आपको मनुष्यों में कैंसर वगैरह होगा, बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। अब इसका प्रभाव क्या है, झीलों, नदियों और मिट्टी का अम्लीकरण होता है, जलीय जीवन और वनस्पति को नुकसान होता है, इमारती बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक विरासत स्थल को क्षरण होता है। जैसे ताजमहल जो संगमरमर से बना है उसको नुकसान होगा, उसके जो चमक है वो ख़त्म हो जाएगा। जंगलों को नुकसान विशेष रूप से पतली मिट्टी और कम बर्फिंग क्षमता वाले संवेदनशील क्षेत्रों को नुकसान होता है। वायु प्रदूषण के संपर्क में आने वाले मनुष्यों में श्वसन संबंधी, सांस संबंधी बीमारी आएगा और उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। आगे तो इसका समाधान कैसे होगा, अम्ल वर्षा का समाधान कैसे करना है। H2O और NOx के उत्सर्जन को कम करने के लिए स्क्रबर और उत्प्रेरक कन्वर्टर्स जैसे प्रदूषण नियंत्रण तकनीक का स्थापित करना। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है उसको क्या किया जाता है, उत्प्रेरक कन्वर्टर आता है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों और नवीकरण तकनीकों को बढ़ावा और औद्योगिक स्रोतों और वाहनों में उत्सर्जन की सीमित करना, उसका विनियामक उपयोगों को लागू करना, नाइट्रोजन अफवाह को कम करने के लिए टिकाऊ कृषि प्रथाओं को प्रोत्साहन देना, सीमा पार वायु प्रदूषण और इसके प्रभावों को संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है उसको पालन करना, जब पालन करेंगे तो उससे क्या होगा, कम होगा। तो यह आपका अम्लीय वर्षा। आगे आता है, ये देखेंगे कि जो मानव समुदाय है, मानव और समुदाय और कृषि प्रभावों पर जो जलवायु परिवर्तन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, ओजोन परत की कमी होती है, अम्लीय वर्षा होती है, इस पर इन दोनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विकसित और अविकसित दोनों देशों में आजीविका, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो अब पहला देखता है इसका कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तापमान में वृद्धि, तापमान, वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन से बढ़ते मौसम, फसल की पैदावार और कृषि उत्पादकता में बदलाव होगा, बदलेगा वो। सूखा होगा, बाढ़ आएगा, तूफान जैसे चरम मौसमी घटनाएं होंगी, फसलों को नुकसान होगा, पशुधन और बुनियादी ढांचे को क्या होगा, नुकसान होगा। कीट रोग की गतिशीलता में बदलाव होगा, फसल और पशुधन प्रबंधन के लिए चुनौतियां पैदा करते हैं। मतलब कीट और रोग की गतिशीलता में बदलाव होगा, फसल और पशुधन के प्रबंधन के लिए चुनौती क्या होगा, दिखाई देगा। मिट्टी की उर्वरता और पानी की उपलब्धता में गिरावट होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान है इससे। और कृषि पद्धतियों और खाद्य उत्पादन प्रणाली प्रभावित होगी। कमज़ोर समुदाय, विशेष रूप से छोटे किसान और ग्रामीण आबादी खाद्य असुरक्षा और गरीबी के बढ़ते जोखिमों का आपको क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। तो ये है मानव समुदाय और कृषि पर। तो सबसे पहले कृषि पर प्रभाव, जलवायु का, ग्लोबल वार्मिंग का, ओजोन परत का, अम्लीय वर्षा का प्रभाव। आगे आता है मानव समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मानव समुदाय पर बढ़ते तापमान और गर्म लहरें, गर्म जो हवाएं चलती है, सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा होगा, खासकर शहरी क्षेत्रों में जहां शीतलन सुविधाओं की अपर्याप्त पहुंच है। तूफान, जंगल की आग, तूफान आएगा, जंगल की आग में आएगा, बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदा बढ़ेगी, बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता जीवन और घरों और आजीविका को खतरे में क्या होगा, खतरे में आपको डाला जाएगा। समुद्र के स्तर में वृद्धि होगा, तटीय कटाव होगा, पर्यावरण क्षरण के कारण समुदायों का विस्थापन होगा, सामाजिक तनाव और मानवाधिकार मुद्दों को क्या होगा, ये बढ़ावा देगा, है ना। जल संसाधनों और पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और जैव विविधता तक पहुंच को प्रभावित करेगा।
मतलब हमको अच्छे से पानी पीने को नहीं मिलेगा। बड़े बुजुर्ग हाशिए के समूहों सहित कमज़ोर आबादी पर्यावरण जोखिमों और खतरों को असंगत बोझ उठाती है। मतलब आप देखेंगे शॉर्टकट में तो भाई बीमारी बढ़ेगा, बीमारी बढ़ने के साथ साथ प्राकृतिक आपदा आएगी, प्राकृतिक आपदा के साथ सामाजिक तनाव आएगा, और आपका जो है पेयजल, स्वच्छ पेयजल नहीं मिलेगा, और जो गरीब तबके हैं उन गरीब तबकों को पर्यावरण जो जोखिम है, जो खतरा है, उसका अनावश्यक रूप से उसको भार ढोना पड़ेगा। आगे आता है पर्यावरण कानून। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वायु अधिनियम, जल अधिनियम, वन्य संरक्षण अधिनियम, वन्य संरक्षण अधिगम। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के संरक्षण अधिनियम बनाए गए हैं ताकि ये जो प्रदूषण है इसको हम क्या कर सकें, कम कर सकें। तो हमारे भारत में अभी तक भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कानून में सबसे पहले है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना है 1986 में बना है। फिर वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम बना है 1981 में बना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना है। जैव विविधता संरक्षण 2002 में बना है। जल प्रदूषण, जल से संबंधित और जल को नियंत्रण करने का अधिनियम 1974 बना है। इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपको महत्वपूर्ण होने चाहिए। इसके बाद जब भी कोई भी अधिनियम बनेगा तो स्वाभाविक सी बात है इसको कम करना, इसको कोई इसका नियम तोड़ेगा तो उसको दंडित करना, वही पॉलिसी लागू बनता है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बना। 1986 में लागू किया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में पर्यावरण शासन के लिए आधारशिला कानून के रूप में कार्य करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा मानव अन्य जीवित प्राणियों, पौधों और संपत्ति के लिए खतरों को रोकथाम के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना है। EPA मतलब यही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम केंद्र सरकार को उत्सर्जन और अपशिष्टों के लिए मानक निर्धारित करने सहित पर्यावरण संरक्षण के लिए नीतियों और नियम बनाने का अधिकार देता है। ये संविधान रूप से क्या है, ये संवैधानिक दृष्टिकोण से भी मौलिक कर्तव्य में भी इसको भी शामिल किया गया है। और इसका जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का जो प्रमुख प्रावधान है, क्या है, पर्यावरण नीतियों और नियमों को लागू करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड और राज्य प्रदूषण बोर्ड की स्थापना करना, पर्यावरण प्रदूषण को गिरावट और उसको कम करने के लिए उद्योगों व अन्य हितकारी के लिए निर्देशन जारी करना, पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन का प्रावधान करना, पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन के लिए दंड, जुर्माना और कारावास देना, जो उल्लंघन करेगा उसको दंड देना, जुर्माना देना। तो ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है इससे पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण प्रभाव आकलन सहित विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करके भारत में पर्यावरणीय शासन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे आता है दूसरा है वायु अधिनियम 1981। पर्यावरण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए वायु अधिनियम 1981 का निर्माण किया गया, जिसका उद्देश्य भारत में वायु प्रदूषण को रोकना और नियंत्रण करना है। यह वायु गुणवत्ता की निगरानी करने, उद्योगों, वाहनों और अन्य स्रोतों के उत्सर्जन को विनियमित करने के लिए केंद्रीय और राज्य प्रदूषण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान करता है। वायु अधिनियम के प्रमुख प्रावधान हैं उद्योगों, वाहनों और वायु प्रदूषण के अन्य स्रोतों के उत्सर्जन के लिए मानक निर्धारण करना, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए औद्योगिक प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी को विनियमन करना, परिवेशी वायु गुणवत्ता का आकलन करने के लिए वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की स्थापना करना, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उद्योगों और अन्य हितधारकों को निर्देश जारी करने की शक्ति देना, अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर दंड देना। वायु अधिनियम भारत में वायु प्रदूषण की चुनौतियों का समाधान करने में सहायक रहा है, जिससे वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक प्रदूषण और शहरी वायु गुणवत्ता में प्रबंधन भी इसमें क्या आता है, शामिल आता है। आगे आता है जल अधिनियम। जो जल हम कर रहे हैं, जल का जो प्रदूषण कर रहे हैं उसके लिए फिर क्या बनाया गया, कानून बनाया गया 1974 में। 1974 में जल अधिनियम में जल प्रदूषण के रोकथाम के लिए अधिनियम का उद्देश्य भारत में जल प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना, यह जल की गुणवत्ता को निगरानी करने और जल निकायों को प्रदूषकों के निर्वहन को विनियमित करने के लिए केंद्रीय और राज्य प्रदूषण बोर्डों की स्थापना का प्रावधान करता है। इसमें क्या क्या प्रावधान है, नदियों, झीलों, तटीय जल सहित जल निकायों की गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारण करना, औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज और जल प्रदूषण के लिए अन्य स्रोतों को विनियमित करना, निर्वहन से पहले अपशिष्ट जल को उपचारित करने के लिए
अपशिष्ट उपचार संयंत्रों और सीवेज उपचार सुविधाओं को स्थापना करना, जल प्रदूषण को रोकने के लिए उद्योगों और स्थानीय अधिकारियों को निर्देश जारी करने की शक्ति देना, अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन यदि अगर कोई करता है तो दंड देना, जुर्माना देना, कारावास देना। जल अधिनियम ने भारत में जल प्रदूषण के मुद्दों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें सतही और भूजल स्रोतों का संदूषण और प्रौद्योगिकी निर्वहन और सीवेज प्रदूषण क्या है इसमें शामिल है। आगे है चौथा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। 1972 में अधिनियमित वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य देश के वन्य जीवों और उनके आवासों की सुरक्षा संरक्षण करना है। यह लुप्तप्राय प्रजाति जो लुप्त हो चुके प्रजातियां हैं, पशु पक्षियां हैं, उनके आवास को संरक्षित करना और राष्ट्रीय उद्यानों वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना करने या प्रावधान करना करता है। मतलब राष्ट्रीय उद्यान, भाई इतने जंगल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान बना देंगे। यहाँ पर किसी एक विशेष प्रकार के जंगली जानवर है या कोई प्रजाति है उसको सुरक्षित करने के लिए वहाँ माहौल दिया जाता है। फिर आगे आता है इसका प्रमुख प्रावधान कौन कौन सा है। वन्य जीव प्रजातियों को विभिन्न सूचियों में वर्गीकृत करना जिसमें सुरक्षा के विभिन्न स्तर शामिल हो। मतलब जो वन्य जीव प्रजाति है उसको अनुसूचित करना, भाई कौन कौन सा जो है लुप्त प्राय है। लुप्त प्राय प्रजातियों और उनके उत्पन्नों के शिकार, अवैध शिकार, व्यापार पर प्रतिबंध लगाना, खनन, वनों की कटाई और बुनियादी ढांचे के विकास सहित वन्यजीव आवासों को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को विनियमित करना, वन्यजीव संरक्षण उपायों पर सरकार को सलाह देना और उसके लिए वन्यजीव सलाहकार बोर्डों की स्थापना करना, वन्यजीव संरक्षण से संबंधित अपराधों के लिए जुर्माना और कारावास देना। यदि अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसको क्या करना, दंडित करना। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत की समृद्ध जैव विविधता को सुरक्षा में सहायक रहा है। जैसे बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, भारतीय गैंडे जैसी प्रतिष्ठित प्रजातियां इसमें शामिल है जो खतरों के कगार पर है। इसको सुरक्षित रखने का काम इस नियम के अनुसार करने का प्रयास किया गया है जो सराहनीय है। आगे आता है वन संरक्षण अधिनियम 1980। वनों को संरक्षित करना है। 1980 में अधिनियमित वन संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य देश के वनों संसाधनों का संरक्षण करना, सुरक्षा करना। यह केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना वन भूमि को गैर वनीय उद्देश्यों के लिए उपयोग करने पर रोक लगाती है। मतलब यदि कोई जंगल है तो इस नियम के तहत वो क्या हो जाएगा, उसको केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद ही उसको क्या किया जा सकता है, किसी खास उद्देश्य के लिए, किसी गैर वनीय उद्देश्य के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका क्या क्या प्रावधान है। खनन, उद्योग और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे गैर वनीय उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग के लिए केंद्र सरकार से पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। वन भूमि के उपयोग की शर्तों जिसमें प्रतिपूरक वनीकरण और वन्य जीव संरक्षण उपायों की आवश्यकता शामिल है। वन उपयोग के प्रस्तावों और पर्यावरण सुरक्षा उपायों के साथ उनके अनुपालन की निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत डाटाबेस तैयार करना या एक सूची तैयार करना और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लेख के लिए दंड देना, जुर्माना देना और कारावास देना। वन संरक्षण अधिनियम का वनों की कटाई, वनों का विनाश की ओर ले जाने वाली गतिविधियों को विनियमित करके भारत के वन क्षेत्र और जैव विविधता की रक्षा करने में सहायक रहा है और ये सक्सेसफुल रहा है और इससे वनों को हम बचाने के लिए ये बहुत मददगार रहा है। तो वीडियो में बस इतना ही।